नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार ने, मैं बहुत तारीफ करूंगा, लोग कहते हैं अक्सर सरकार की बुराई करते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप के जो रूसी तेल वाला जो दबाव था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके खिलाफ भारत सरकार ने खुलकर जो बयान दिया है वो बेहद काबिले तारीफ है। मैं लंबे समय से ये बात कह रहा था कि सरकार को ऐसा करना चाहिए और इतने दिनों से सरकार लगातार दबाव में थी। आज सरकार ने हिम्मत दिखाई है तो अच्छा लग रहा है। और सरकार ने हिम्मत क्यों दिखाई है, आपने मेरे वीडियो में अभी 2 दिन पहले ही समझा होगा कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया तो बहुत बड़ी तबाही पूरी दुनिया में आ जाएगी, जिसका शिकार अमेरिका के अलावा हर देश होगा। अमेरिका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा। आज हम बात करेंगे कि अब भारत ने ये फैसला ले लिया है, यानी अब रूसी तेल बंद नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब होगा ट्रंप के टैरिफ का नंगा नाच। ट्रंप के टैरिफ का नंगा नाच होने का मतलब है इस दुनिया में एक और तरह का कुछ बवाल होगा। अमेरिका ने बहुत रणनीतिक तरीके से समय समय पर पूरी दुनिया को अमेरिका के आसपास समेट दिया कि जब अमेरिका चाहेगा दुनिया को कहीं भी डिस्टर्ब कर देगा। और ये जो टैरिफ का नया आइडिया लेकर आए हैं ट्रंप, जैसे भारत पर 25% लगाई है, इसके कारण भी दुनिया में तबाही होने वाली है। और तबाही से भी ज़्यादा मेरी और आपकी ज़िंदगियां इससे गहरे प्रभावित होने वाली हैं। तो हुआ क्या है कि अब हमारे सामने तस्वीर साफ है, टैरिफ लागू होंगे और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े और टैरिफ हमारे ऊपर लादने की कोशिश करेगा। वहाँ रूस से पंगा लेने के लिए पनडुब्बियाँ उतारी थी, तो रूस ने भी कहा कि हम तुम्हारी पनडुब्बियों को तारपीडो कर देंगे, हल्के में मत लेना। वो एक नया तनाव शुरू हो गया, नए एंगल का। जाहिर बात है ये तनाव यूक्रेन और रूस युद्ध का है, लेकिन उस पर हम कभी फिर एनालिसिस करेंगे। आज एनालिसिस करेंगे कि मेरा और आपका वेतन डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ से कैसे कम हो जाएगा, कैसे मेरी और आपकी क्रय क्षमता कम हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर को आमतौर पे मैं देख रहा हूँ लोग समझ रहे हैं कि भाई इन्होंने उन पे टैरिफ लगाया तो उन्होंने उन पे लगा दिया, भारत पे अमेरिका लगाएगा तो अमेरिकी सामान पे भारत टैरिफ लगा देगा। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि अगर तुमने लगाया तो हम और बढ़ा देंगे। ये ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये ग्लोबल टैरिफ वॉर नहीं है। ग्लोबल टैरिफ वॉर क्या होता है? ग्लोबल टैरिफ वॉर ये होता है कि उदाहरण के लिए मैं अगर अमेरिका को स्टील भेजता हूं, 100 ट्रक, मान लीजिए कोई भी एक यूनिट, 100 यूनिट मैं स्टील भेजता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ऊपर लगा दिए सैंक्शन। चीनी माल पे भी इन्होंने पहले सैंक्शन लगाए थे। चीन तो इनको जवाब दे देता है क्योंकि उसके पास ग्राहक बहुत हैं। खैर, उस पर लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन। सैंक्शन लगाने से क्या हुआ कि जो 100 यूनिट अमेरिका में जाती थी वो 40 यूनिट ही कम जा रही हैं, 60 यूनिट जा रही हैं। अब भारत की कंपनी जिसके पास ये 40 यूनिट है स्टील की, उसको अपना स्टील तो बेचना है और माल उसके पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब उसकी मीटर चल रहा है खर्चे का। मैंने अगर मान लीजिए स्टील बना लिया या कोई भी चीज़ बना ली है, उसको बनाने में मेरी एक इनपुट कॉस्ट है। मैंने कहीं से ब्याज पे पैसा भी उठाया हो सकता है, कर्मचारियों का वेतन भी दिया हो सकता है, और उस पूरे पैसे का एक ब्याज चल रहा है उस पर, यानी वो पैसा लगातार खर्च हो रहा है। तो जो माल आके बन के पड़ गया है मेरे पास, उस माल का मैं क्या करूं, क्योंकि पीछे मेरी फैक्ट्री तो चल रही है। उस माल को मैं क्या करूंगा, उस माल को मैं कोशिश करूंगा किसी दूसरे देश में बिक जाए। अब मैं वो 40 यूनिट अपनी स्टील की लेके दूसरे देश में गया। फर्ज करिए वो कोई भी एक देश हो सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस इतने हैं कि मैं पाकिस्तान का नाम ले दूं तो उसका कुछ और मतलब हो जाएगा, बांग्लादेश का तो कुछ और हो जाएगा, टर्की का तो कुछ और हो जाएगा। तो समझ लीजिए हम किसी यूरोपीय देश में चले गए, स्वीडन में चले गए, वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। अब स्वीडन ने देखा यार 4 यूनिट स्टील यहाँ पर ये इसका भारत का स्टील वाला व्यापारी बेच रहा है, यानी अगर ये इतनी सारी स्टील यहाँ डंप कर देगा और 4 स्टील वहाँ स्वीडन वाला हमसे क्यों खरीदेगा? वो हमसे इसलिए खरीदेगा कि हम उसको बहुत सस्ता देंगे कि भैया बवाल टले, सस्ते में ले लो। वो कहेगा भाई इतने का दोगे तब लूँगा। बोले ठीक है। तो जब इकट्ठा स्टील वहाँ पहुँचेगा
तो स्वीडन की सरकार कहे कि यार ये स्टील यहाँ पे इतना सारा अचानक आ गया, इससे तो हमारा मार्केट लड़खड़ा जाएगा, हमारे यहाँ पे स्टील का दाम गिर जाएगा क्योंकि स्टील की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करें। तो इससे पहले कि भारत का स्टील आए मैं इस पर मैं भी टैरिफ लगा देता हूँ। कितना टैरिफ लग गया? लगा दो जी अमेरिका जितना टैरिफ, ताकि ये स्टील हमारे यहाँ ना आए। तो ये जो भारत के केस में हो रहा है, केवल भारत के केस में तो नहीं हो रहा है और स्वीडन के केस में भी नहीं हो रहा है, चूंकि अमेरिका ने दुनिया में सबके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं और सब कुछ ना कुछ आइटम लेके घूम रहे हैं। कोई दवा लेके घूम रहा है, कोई शराब लेके घूम रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल लेके घूम रहा है, अलग अलग चीज़ें पूरी दुनिया भर में, कोई चिप लेके घूम रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए बाजार ढूंढे जा रहे हैं और सारे देश अलर्ट मोड में। कहीं ऐसा ना हो कि चीन की सप्लाई अब बंद हो गई है अमेरिका को, तो चीन भारत में अपनी कोई चीज़ डंप कर दे, भारत सरकार अलर्ट पे रहेगी, क्योंकि अगर उसने डंप कर दिया तो दाम गिर जाएगा, तो मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, अपने यहाँ की फैक्ट्री को भी संभालना है, तो मैं चीन पे लगा देता हूँ। तो ये पूरी दुनिया में जब लोग एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, तो ये एक युद्ध सा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं चीन के ऊपर अगर लगाऊंगा टैरिफ, तो चीन कहेगा अच्छा बेटा टैरिफ लगा रहे हो, अब तुम मेरे पास जो सामान भेजते हो मैं तुम्हारे ऊपर उस पर टैरिफ लगाऊंगा। तो आप इस पूरी तस्वीर को अगर आप सोचोगे तो ये टैरिफ अगर सब लोग लगाएंगे, जाहिर बात है टैरिफ वार का मतलब यही होता है, तो जो जो देश टैरिफ लगाता जाएगा वहाँ वहाँ उस सामान की कीमत बढ़ रही है। जैसे भारत में चीन से अगर कोई माल आता है और उस पर भारत सरकार ने 30% टैक्स बढ़ा दिया, तो उस सामान की कीमत 30% तो बढ़ी गई ना। 100 रुपये का सामान, 30 रुपये का टैक्स। तो जब वो महंगा हो गया सामान, तो इस तरह से पूरी दुनिया में बहुत सारे सामान महंगे हो जाएंगे। अब भारत में दुनिया में आत्मनिर्भर देश तो बहुत कम है। उत्तर कोरिया जैसे, क्यूबा जैसे कुछ देश हैं, वो भी चीन और रूस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एक हद तक आत्मनिर्भर हैं। बाकी सबको तो अमेरिका ने ये WTO वाले धागे से बांध दिया। डंकेल प्रस्ताव याद होंगे जो पुराने लोग हैं उनको, गेट्स, और उसके तहत बना ये, उन्हीं के तहत बना ये WTO बनने से क्या हुआ कि पूरी दुनिया को एक बाजार बना दिया गया। अमेरिका यही चाहता था पूरी दुनिया बाजार बनेगी तो डॉलर में खरीद फरोख्त करेगी, तो मेरे डॉलर की शान बढ़ जाएगी, मैं कागज़ पे पर्ची पे लिख दूंगा और दे दूंगा और वो नोट हो जाएगा। दुनिया की जो चीज़ चाहूँगा मैं अपनी प्रेस में छाप के खरीद लूँगा। आप सोचिए, ये ताकत हासिल करने के लिए उसने WTO बना दिया। WTO बन गया तो भाई भारत का आदमी कह रहा है कि यार ये जो रेडियो है ये मैं अपने बन रहा है हमारे यहाँ 600 रुपये का बन रहा है, चीन से 400 में मिल जा रहा है, चीन से मंगा लो। तो ऐसे पूरी दुनिया में देशों ने एक दूसरे से सामान मंगाना शुरू कर दिया और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। और वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जब इंटरनेशनल होने के कारण ख़त्म होती चली गई तो सारे देश एक दूसरे पे निर्भर हो गए। अब सारे देश एक दूसरे पे जब निर्भर हैं तो जब ये टैरिफ लगेंगे, ये लगेंगे, क्यों लगेंगे? कि हमारे पास ज़्यादा माल ना आ जाए। भाई हमारे देश में गन्ना किसान है, हमारे यहाँ चीनी मिल भी है, हम ब्राज़ील से गन्ना भी खरीद रहे हैं, चीनी खरीदने लग गए हैं। रॉ चीनी एक आती है जिससे ये रिफाइनिंग होकर चीनी बनती है, तो हम कहेंगे भाई ब्राज़ील से आने वाली चीनी पे हम ड्यूटी लगाएंगे। अब WTO तो इसलिए बना था कि एक दूसरे पे लोग ड्यूटी ना बना पाएँ, तो WTO को लोग कहेंगे भाई पुड़िया बनाओ, उसको रख लो अपने पास, हमको नहीं चाहिए, ज़रूरत पड़ने में निकाल के खा लेना। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या आया कि सारे लोग, दुनिया के सारे देश किसी न किसी सामान पे टैरिफ लगा रहे होंगे। टैरिफ लगा रहे होंगे मतलब वो सामान महंगा हो रहा होगा। तो ये विश्वव्यापी महंगाई का एक इंतज़ाम हो गया है जिसके कारण दुनिया भर में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जाएंगी और सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, एक बार में बढ़ जाएं तो पता चल जाएगा भाई ये हो गया। जैसे 25% टैरिफ हो गया, हमको मालूम है अमेरिका में भेजेंगे, अमेरिका वाले को मालूम है इंडियन माल मंगाएंगे तो 25% ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन एक अनिश्चय है पूरी दुनिया में कि भारत की स्टील अगर अमेरिका नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, भारत का फार्मा अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। एक वैकल्पिक मार्केट है। और उस आदमी की जगह बैठ के देखिए आप
ये तो हम देश की जगह देख रहे हैं। मतलब भारत की एक कंपनी है, मान लीजिए टाटा स्टील है, अब वो आगे के लिए क्या प्लानिंग करे, कितनी स्टील बनाए। सप्लाई लाइन का मतलब ये होता है एक चीज आती जा रही है, इस्तेमाल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आती जा रही है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपनी अपने यहाँ पे स्टील मंगा के रख ले, फिर बनाए, फिर बेचे, फिर माल बिक जाए तो नई स्टील मंगाए ना। एक साइकिल है, कन्वेयर बेल्ट के स्टाइल में इकोनॉमी चलती है। ये सप्लाई लाइन है। अब सप्लाई लाइन मान लीजिए ओरिजिनेट होती है टाटा से। अब टाटा को लग रहा है कि भाई कितनी स्टील बिकेगी मेरी, इस बार तो मैंने माल टिका दिया स्वीडन को, लेकिन आगे के लिए मैं स्टील की मांग कैसे बनाऊं, क्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी। तो क्या होगा, टाटा जो है वो अनिश्चय में प्रोडक्शन या तो घटा देगा या बढ़ा देगा। दूसरी तरफ कोई और ऐसे देश भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, जिनको लगेगा कि यार स्टील जो है इकट्ठी करके रख लो, पता नहीं कल बढ़ जाए या घट जाए। तो इससे क्या होगा कि चीज़ों की दाम और डिमांड सप्लाई का जब अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि टैरिफ के कारण दाम बढ़ने वाले हैं, ये एक पहलू है, तो उसके कारण लोग कच्चा माल स्टॉक करना शुरू कर देंगे। टाटा स्टील को लगेगा कि आने वाले समय में पता नहीं आसमान पे जाए, कहाँ जाए दाम, तो जो कच्चा लोहा है, आयरन और है, या जो कबाड़ से लोहा खरीदता है, उसको सबको इकट्ठा करके रख देगा। ये जो हमारा कबाड़ी का लोहा होता है ये वहीं जाता है, फिर वहीं पे उसको वो पिघला के दोबारा स्टील बनाते हैं। क्या करेगा, संभाल के रख लेगा। माइक्रोचिप है, अनाज है, तेल है, इस तरह की चीज़ें। और इसके कारण क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड शिपिंग की और इंश्योरेंस की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब शिपिंग और इंश्योरेंस की कीमतें क्यों बढ़ेंगी? देखिए, एक आदमी है जो एक सप्लाई कर रहा है, एक हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, जहाज कंपनी है, आएगी हमारे मुंद्रा पोर्ट से माल उठाएगी और ले जाके दे देगी जिस भी देश में जाना है। वो लगातार जा रहा है यहाँ से। अब पता चला कि जो जहाज कंपनी है उसको लग रहा है नहीं यार, अब मुद्रा नहीं है, अब तो यहाँ जाना है, तो कहाँ से घूम के जाएंगे, क्या मैं स्वेज नहर से जाऊँगा या अफ्रीका का चक्कर लगा के जाऊँगा या कहाँ से जाऊँगा। तो एक नया रूट हो गया, लंबा रूट हो गया। तो शिपिंग कंपनी कहेगी भाई यहाँ जाने के लिए तो अभी तो हम 10 सवारी बिठा लेते थे, जैसे टेम्पो होता है ना, 10 सवारी बिठा लेते तो उसी रास्ते की, तो हमको कम पड़ जाता था। अब तो आपके लिए घूम के जाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा पैसा ज़्यादा दो, पूरी सवारी पूरा टेम्पो करना पड़ेगा आपको, इस टाइप का, या कुछ और भी चीज़ें। अब जितनी लंबी दूरी से ये शिप ट्रैवल करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भाई इतनी रिस्क ज़्यादा है। इंश्योरेंस जो होता है वो इसीलिए होता है, जहाज में सामान भेज दिया, जहाज डूब जाए तो जिसका माल है उसको कोई टेंशन नहीं, जिसका जहाज है उसको कोई टेंशन नहीं। इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ जाएंगी और इसके कारण दुनिया भर में महंगाई बढ़ने वाली है। और अभी जो अनुमान है उसके हिसाब से तेल, गेहूं, कॉपर जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं फिलहाल। और इसके अलावा अज्ञात सैकड़ों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जिनका हम में से किसी को नहीं पता कि क्या होगा। कच्चा माल भी जब किसी देश के पास जाएगा, टैरिफ लगेगी तो उसका दाम भी बढ़ेगा, उससे वो जो चीज़ बनाएगा। तो एक जो सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया का, वो ये बन रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है, दाम महंगे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी में एक चीज़ एक जगह पे नहीं रुकती है, उसके रिपल इफेक्ट होते हैं, दूसरी जगह, तीसरी जगह उसका असर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है तो पक्का ब्याज दरें बढ़ती हैं, क्योंकि अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। ये कोरिलेशन है। सरल तरीके से समझाता हूं। अब ब्याज महंगा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, निवेश कम हो जाता है। कैसे भाई, मैं जो है एक फैक्ट्री खोल रहा हूं, अब मैं सोचूंगा यार मुझे पैसा 9% के हिसाब से मिल रहा है, 4 साल में मैंने पैसा लौटाया तो आधा तो ब्याज लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं अभी प्रोजेक्ट को डाल देता हूं। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके लोग पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और दूसरा ये भी है कि मुझे लग रहा है कि मैं बैंक में पैसे रख दूं, वहाँ से मुझे ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, तो मैं बिजनेस में क्यों लगाऊं। या मुझे लग रहा है एफडी में ज़्यादा मिल जाएगा, और बैंक में और एफडी में अगर ब्याज बढ़ेगा तो कंपनियों को भी महंगा पैसा मिलेगा, और कंपनियों को महंगा पैसा मिलेगा तो बाजार से भी जो पैसा वो उठाती हैं वो भी महंगा है। यानी कहीं पे भी आप पैसा लगाएंगे तो उसका दाम बढ़ जाएगा, ब्याज दरें बढ़ती हैं, और ब्याज दरें बढ़ने से निवेश घट जाता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, लोग पैसा लगाएंगे ही नहीं।
पैसे को ब्याज में उठा देंगे वो। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पैसा फैक्ट्रियों में नहीं लगेगा, तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका जीडीपी गिरने लग जाएगी। जीडीपी गिरेगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब सामान, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर माल नहीं बन रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 75% सप्लाई है तो फैक्ट्री का कहेगा 1/4 हिस्सा बेच देता हूं, ऐसा तो है नहीं। ये भी नहीं करेगा कि 4 यूनिट निकाल के बेच देता हूं मशीनें। फिर वो जो ब्याज पे पैसा उठाया हुआ उसने बैंक से, ये भी नहीं करेगा कि मैं ब्याज देना बंद कर दूं, वो तो देना ही पड़ेगा, टैक्स सरकार को देना ही पड़ेगा। तो बचता कौन है? इंसान बचता है। ये कम कर दो, 25% खर्चा कम करना है तो 50% इंसान कम कर दो। नए आदमियों को भर्ती मत करो, जब नया कुछ प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो नए आदमियों को भर्ती मत करो। तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो ये पूरी जो सिचुएशन है ये कहलाता है इन्फ्लेटरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और ये शब्द आया था 1970 के स्टैगफ्लेशन में। स्टैगफ्लेशन कहते हैं जब महंगाई भी बढ़ रही होती, दाम भी बढ़ रहे होते हैं और मार्केट भी ग्रो नहीं करता। भाई अगर किसी जगह पे दाम बढ़ रहा हो किसी चीज़ का, तो वो धंधा जो है अच्छा चलना चाहिए ना। जिस चीज़ के दाम बढ़ रहे होते हैं लगातार, वो इंडस्ट्री भी ग्रो करती है, क्योंकि जो पहले उसने माल लाया महंगा बेचा, अगली बार बनाया और महंगा बिका, तो उसकी ग्रोथ होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? महंगाई भी बढ़ती है और ग्रोथ भी नहीं होती है। यह कहलाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मंदी के पहले की आहट है। मेरा दूसरे चैनल का वीडियो देख लीजिए कि अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है और भयंकर मंदी उसमें आ सकती है, इसका मैं आपको एक अनुमान दे चुका हूं। खैर, सरकार चाहती है कि ये बना रहे। क्यों? सरकार को लगता है मोटी कमाई हो रही है, लूटने को मिल रहा है। सरकार को पैसा चाहिए, जो भी सत्ता में बैठा हो उसको पैसा चाहिए। कैसे मिलेगा पैसा? वो देख रहा है कि बहुत सारा माल आ रहा है और उस पर मैं टैरिफ लगा रहा हूं, पैसे मिल रहे हैं मुझे। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है। 100 रुपये का माल अमेरिका जाएगा तो 25 ट्रंप की जेब में जाएंगे। 100 रुपये के माल में 2 रुपये कमा रहा होगा यहाँ का लाला, 1 रुपया, कहीं कहीं तो 50 पैसे 25 पैसे। ट्रंप कह रहा है 25 रुपये लूंगा मैं। सरकार की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसके अलावा बल्ले बल्ले एक चीज़ से और होती है, जब महंगाई बढ़ती है तो जैसे ये जो कुछ लोग कहते हैं मोदी टैक्स, ये जितने मोदी टैक्स हैं ये बढ़ जाते हैं। जैसे जीएसटी, महंगाई बढ़ेगी तो काम मैंने माल खरीदा मैंने 30 रुपये का, बेचा मैंने 60 रुपये का, तो जो 30 रुपये का मार्जिन लिया है उस 30 रुपये जीएसटी दूंगा ना मैं, जो वैल्यू एडिशन हुआ। तो सरकार को अर्रा के कमाई होने लगती है और जो पुराना कर्ज है सरकार के ऊपर, उसकी कीमत भी घट जाती है। कैसे घट जाती है? अब सरकार ने पैसा लिया हुआ था, अब बढ़ गई महंगाई, तो जो पैसा था उसकी कीमत कम हो गई ना। महंगाई का मतलब ये सामान की कीमत बढ़ना, पैसे की कीमत। तो जो सरकार के ऊपर 100 रुपये का कर्जा चल रहा था वो 80 का बदल जाता है। सरकार केवल विदेशों से पैसा नहीं लेती ना, देश में भी लेती है, तो उसको उससे फायदा होने लगता है और उससे भी ज़्यादा वो कॉरपोरेट टैक्स और दूसरी चीज़ों से रेवेन्यू भी उसका बढ़ जाता है। तो कई सरकारें चाहती हैं कि महंगाई ना बढ़े, मतलब बढ़ जाए अच्छा है और उससे हम माल कमाएंगे। तो इसको नाम दिया गया है मैनेजेबल इन्फ्लेशन। अब नतीजा ये होता है कि जब चारों तरफ से ये होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, ब्याज बढ़ने के चांसेस हैं, तो इकोनॉमी के कारण मैं और आप पे क्या असर पड़ेगा? पहला, मैंने आपको कहा मेरा वेतन कम हो जाएगा, जो लगातार कम हो रहा है महंगाई के कारण। कैसे? अब उतना ज़्यादा वेतन तो बढ़ नहीं रहा जितनी महंगाई बढ़ रही है। तो मैं पहले अपने वेतन में अगर 30 दिन में 60 किलो दूध ले लेता था घर में पीने के लिए, अब मेरी सारी चीज़ों के ऊपर लागत बढ़ गई है तो मैं 40 ही किलो ले पाऊंगा या 50 किलो ले पाऊंगा। या मेरे पास 100 रुपये हैं, पहले 100 रुपये में मुझे 2 लीटर दूध मिल जाता था, अब 1.5 लीटर मिलेगा। तो क्या हुआ कि मेरी अफोर्डेबिलिटी, मेरा वो वेतन कम हो गया क्योंकि उसमें ज़्यादा सामान आता था पहले, अब कम आ रहा है। तो ऐसे मेरी कमाई कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा पैसा है, किसी आदमी के पास कुछ बचत है, उसने 4 पैसे बचाए हुए हैं, वो पैसा भी खतरे में पड़ जाएगा। कैसे?
कंपनियां जो है अनिश्चितता की मारी हैं। मैंने अभी बताया आपको कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि ब्याज महंगा हो जाएगा, तो कंपनियों में फर्दर पैसा नहीं लग रहा है, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जीडीपी भी नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कंपनी की जब ग्रोथ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी कंपनी, तो निश्चित तौर पे मार्केट में शेयर ऐसा ऊपर थोड़ी जाएगा। फर्जीवाड़े से जितना चला जाए। हमने देखा अनिल अंबानी ने कैसे किया, अडानी के ऊपर कैसे आरोप लगे। तो ये संकट कि शेयर बाजार में पैसा लगाना खतरनाक। ब्याज पे पैसा लगाओगे, ब्याज थोड़ा बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितनी महंगाई बढ़ रही है सुरसा की तरह। पता चला आपने बैंक में पैसे जमा किए, 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज मिला, महंगाई बढ़ गई 10 रुपये, तो आपके 100 रुपये 5 रुपये कम हो गए जो आपने बैंक में रखे थे। आप सोच रहे हो मुझे तो 5 की रेट से ब्याज मिल रहा है। ये अलग समस्या है। तो जो हमारा अपना इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी खतरे में पड़ जाता है। हम कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं। तो निजी तौर पे हमको इससे भी असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ओवरऑल सिचुएशन जो है उसमें अनिश्चितता होने के कारण नौकरियों पे खतरे आ जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके पास में अनिश्चितता होगी या जिसकी सप्लाई कम होगी वो कंपनी अपने कर्मचारियों को निकालेगी। कॉस्ट कटिंग शुरू, ये शुरू वो शुरू, तमाम सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। और जैसा कि अमेरिका का सीन चल रहा है, मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया, ज़रूर देखिएगा। अमेरिका में आ रहा है स्लो डाउन आ रहा है या फिर आएगा डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आया था पहले। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो अमेरिका को जो सप्लाई हमारी जा रही थी, जो टैरिफ के कारण गिरी थी, वो सप्लाई और गिर जाएगी। क्योंकि अमेरिका वालों के पास मंदी आने का मतलब है नौकरियां चले जाना, मंदी आने का मतलब ये है काम धंधे ठप हो जाना, मार्केट में पैसे कम हो जाना। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं तो यहाँ से माल भी नहीं जाएगा, कच्चा माल भी नहीं जाएगा क्योंकि बनेगा नहीं वहाँ पे माल। तो एक पूरी दुनिया को एक भयंकर क्राइसिस में डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया है। ये महाकष्ट जो है ये आने वाले समय में हम सबके जीवन को छुएगा, कहीं ना कहीं छुएगा। पर इसमें एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अमेरिका के ऊपर निर्भरता कहीं ना कहीं लोगों की खत्म की। ये बड़ा ही झटका लगेगा हमको, लेकिन हम सीख जाएंगे अमेरिका के बगैर जीना। और दुनिया को भी समझ में आएगा कि अमेरिका के भरोसे ज़्यादा नहीं रहने का है। वो चाहे जितना तुमको उल्लू बनाए, बातों में नहीं आना अलग बात है, लेकिन नेता लोग जो हैं वो अपने डर के मारे, सत्ता जाने के डर से, दूसरी चीज़ों के डर से इनके चरणों में पड़े रहते हैं। पर आने वाला समय कैसा होने वाला उसका एक अंदाज़ा आपको मेरे इस वीडियो से लग गया होगा। कैसे निवेश करें, कहाँ करें, कैसे करें, उसके लिए आपको पीछे की मंदी चले जाओ, वहाँ के बहुत सारे परिणाम हैं। उस वक़्त में प्लेटिनम वगैरह जो महंगी धातु हैं वो सोने से भी सस्ती हो गई थी। चांदी सोना महंगा होने लग गया था क्योंकि लोग वही खरीदने लगे थे। तो बड़ा सारी चीज़ें हैं। और 2008 की मंदी के दौर की जो सिचुएशन है उससे आप काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो भी होने वाला आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक फ्रंट पे, वो कम से कम 2 मामलों में खतरनाक होने वाला है। एक तो डेफिनेटली ग्रोथ रुक जाएगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप की ग्रोथ से भी भारत का हमारा जो जीडीपी की वृद्धि का अनुमान होता है, जिसको ग्रोथ अनुमान कहते हैं, उसमें 0.2% कम हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी 6.2% के हिसाब से होनी थी, तो अब 6% के ग्रोथ हिसाब से ही हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी पहले ही इसके कारण। लेकिन अभी ये जो टैरिफ वॉर है इसको कैलकुलेट नहीं किया गया है, अमेरिका की मंदी को कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो आप उसका सब मिला के जो है 1% और मान लीजिए, तो एक अच्छा खासा इकोनॉमी को झटका लगेगा और रोज़गार पे संकट आएगा। महंगाई तो बढ़ेगी एक अंधाधुंध। 25% महंगाई छोटी चीज़ नहीं होती जो अमेरिका में बढ़ा दी है ट्रंप ने भारत के माल पे। उसने तो पूरी दुनिया पे ही लगाया। फ्लैट टैरिफ तो 15% सभी पे लगा दिया है। तो ये सिचुएशन जो है वो भयंकर रूप से सरकारों के लिए जैसी हो, अडानियों के लिए जैसी हो, हमको नहीं पता है, हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होने वाली है। किसी भी स्तर की चिंता हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद।